नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल नेहरू के बारे में, उनके जीवन में हुई प्रमुख घटनाओं के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उन्होंने जितने भी काम किए उन पर हम दृष्टि डालना चाहेंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इससे पहले कि हम जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ें, आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो जवाहरलाल नेहरू, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, जिसने देश को एक दिशा दी, एक विजन दिया। और ऐसे महान व्यक्ति को कुछ ही स्लाइडों में या कुछ ही पन्नों में समेटना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, उनके लिखे हुए कुछ बुक्स के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक यात्रा पर, एक विचार यात्रा पे, जो जवाहरलाल नेहरू जी के विस्तृत और जीवन, एक लंबे जीवन की छोटी सी कहानी है। तो सबसे पहले मैं जवाहरलाल जी नेहरू के उस भाषण को पढ़कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो उन्होंने 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में दिया था। उन्होंने इसमें कहा था कि मुझे इस बात को स्पष्टता से स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि समाजवाद ने विश्व को समस्त सामाजिक ढांचे को ही धीरे धीरे प्रभावित कर लिया है और मतभेद केवल समाजवाद की पूर्ण प्राप्ति की गति और विकास के साधनों पर ही है। यदि भारत को अपनी निर्धनता और असमानता को दूर करना है तो भारत को समाजवाद और लोकतंत्र का रास्ता अपनाना होगा। यद्यपि इसके लिए वह अपने तरीके निकाल सकता है और इस आदर्श को अपनी प्रतिभा के अनुकूल ढाल सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, 1929, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। तो इस एक भाषण से, इस स्पीच से हम यूँ मान सकते हैं कि ये एक प्रस्तावना के रूप में, यानी गांधी जी के जितने नेहरू जी के जितने भी विचार थे वो इस एक छोटे से भाषण से समझे जा सकते हैं। जैसे मैं गणतंत्रवादी हूँ, यानी मैं लोकतंत्र का समर्थक हूँ, और मैं समाजवादी हूँ, यानी उनके समाजवाद के प्रति लगाव को यहाँ दर्शाती है। और वो भारत को समाजवादी रास्ते पे ले जाना चाहते थे। जैसा कि आपको पता है कि नेहरू जी फेबियन समाजवाद से प्रभावित थे, और फेबियन समाजवाद है वो यही कहता है कि धीरे धीरे समाजवाद की स्थापना करनी है, किसी क्रांति से नहीं। तो वो कहते हैं कि भारत को अपनी निर्धनता, क्योंकि उस समय भारत बहुत गरीब था और असमानता, यानी समाज में बहुत ज़्यादा असमानता थी, तो उस निर्धनता और असमानता को दूर करने के लिए भारत को समाजवाद और लोकतंत्र का रास्ता अपनाना होगा। तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ विवाद इतना ही है कि गति और विकास का, और भारत उसको कैसे अपने तरीके से अपनाएगा, अपनाना होगा, और कैसे अपनाए और अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने अनुरूप ढाल ले। यानी बहुत कुछ वो कहते थे कि समाजवाद है उसको अपने अनुकूल, यानी समाजवाद में परिवर्तन करके वो समाजवाद को अपनाना चाहते थे। जैसे मूल समाजवाद में परिवर्तन करके लेनिन ने अपनाया था, फिर उसको स्टालिन ने अपने हिसाब से अपनाया था, और उसी तरह माओ
ने चीन में कुछ बदलावों के साथ समाजवाद या मार्क्सवाद को अपनाया था। उसी तरह के विचार उनके थे और उन्हीं विचारों के तहत भारत में बहुत सारे राष्ट्रीय उपक्रम बने। बहुत सारे काम है वो राज्य के तहत ही किए गए। निजी संपत्ति को इतना वेटेज नहीं मिलता था। तो ये कुछ भाषण के अंश थे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो जिसमें नेहरू के विचारों की एक झलक हमें मिल जाती है। तो उनका जीवन परिचय, लाइफ स्केच, उनका जन्म 14/9/1889 में हुआ था के दिन जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू, जैसा कि आपको पता है, कि एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत बड़े घराने से थे। उनके घर का नाम आनंद भवन था और आनंद भवन एक विशाल महल की तरह था। तो इतनी बड़े नाम, इतने बड़े वकील ने नेहरू को 19 मार्च को प्रसिद्ध हैरो स्कूल में भर्ती करवाया। यानी पढ़ने के लिए, स्कूली शिक्षा के लिए हैरो स्कूल ब्रिटेन में इनको भेजा गया, जो बहुत ही बड़ा अच्छा स्कूल था। 1905 की ये बात थी जब हैरो स्कूल में उनको भेजा गया। इससे पहले उनका जीवन है वो बहुत ही ऐशो आराम से गुज़र रहा था। लंदन में भी उन्हें किसी भी तरह की कोई चीज़ की कमी नहीं थी। 1907 में उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज इंग्लैंड में दाखिला लिया कॉलेज एजुकेशन के लिए। 1912 में वो बैरिस्ट्री यानी एलएलबी जो इंडिया के लिए होती है और ऑल और विश्व में आपको यदि प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए बैरिस्ट्री करनी होगी। तो बैरिस्ट्री की उपाधि लेने के लिए उन्होंने अप्लाई किया। वो स्वभाव से संकोची थे, यानी 1912 में उन्होंने बैरिस्ट्री कर ली, अप्लाई नहीं किया, कर ली। संकोची स्वभाव के थे। इसी दौरान जब ब्रिटेन रहे तो वेब दंपति, जिन्होंने फेबियन समाजवाद को बढ़ावा दिया या उसकी रचना की, जैसे सिडनी और बीट्रिस वेब दंपति, सिडनी और बीट्रिस वेब, अपने के जो फेबियन समाजवाद है उनसे प्रभावित हुए। 1910 में आयरलैंड में एक जो सिन फिन आंदोलन चल रहा था उसको देखने के लिए गए और इंग्लैंड में रहते हुए महिला मताधिकार के लिए जो आंदोलन चल रहे थे उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए और एक नया विजन उनको मिला। 1912 को वो भारत लौट आए। बिहार के बंकिमपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन 1912 में उन्होंने भाग लिया। 1912 में उन्होंने भाग लिया। इस अधिवेशन को उन्होंने फीका, अत्यंत साधारण, राजनीति की अपेक्षा सामाजिक अधिवेशन ज़्यादा उनको लगा। यानी उनको लगा कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, ये तो बहुत ही, क्योंकि उसमें बुजुर्ग व्यक्ति ज़्यादा थे और नेहरू थे वो युवा थे, एनर्जेटिक थे और उनको बहुत सारी कांग्रेस की जो नीतियां थी उनमें भी ऐसे लगा कि ऐसे तो काम बनने वाला नहीं है। तो इस अधिवेशन में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू करने की कोशिश की। हालांकि नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि वो सक्रिय राजनीति में आए, लेकिन उन्होंने अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी त्याग कर भारत के लिए कुछ करने का उन्होंने प्रयास किया या करने की उन्होंने मन में ठान ली। 1913 में संयुक्त प्रांत कांग्रेस, यानी जो संयुक्त प्रांत की जो कांग्रेस में शामिल हो गए। इसी दौरान उनको महात्मा गांधी के जो रंग भेद के विरोध में जो आंदोलन चल रहे थे
उनके बारे में सुनने को मिला, उनसे वो काफ़ी प्रभावित हुए। और इस से उन्होंने पहली बार उन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, 1907 में जो फूट पड़ी थी कांग्रेस में, उसको वापिस समायोजित करने के लिए, यानी दो धड़े बन गए थे, उनको वापिस कांग्रेस को एक करने के लिए 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उस दौरान गांधी जी से इनके अच्छे संबंध भी बन गए, और इन्हीं संबंधों की वजह से 1918 में कांग्रेस के महासचिव की महासभा की, सचिव नहीं है, सभा की सदस्यता उनको मिल गई। गांधी जी ने भी नेहरू की भूरी भूरी प्रशंसा की है कि ये एक बहुत ही ऊर्जावान युवा है, और इसके हाथों में कांग्रेस है वो काफ़ी आगे प्रगति करेगी। तो यहाँ तक उनका परिचय है, वो यूँ मान लो एक साधारण व्यक्ति के तरह था। लेकिन यहाँ के बाद उनकी जेल यात्राएं शुरू हो जाती है, और वो जेल यात्राएं का सिलसिला है वो अंतहीन, यानी कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं होता है। असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रिटेन ने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाएं हुई, और फिर जो हंटर थे उसका सम्मानित किया ब्रिटिश सरकार ने। तो इसको लेकर, और जो रॉलेट एक्ट कानून था जिसको न अपील न दलील का कानून बोला जाता है, के अगेंस्ट भारत में काफ़ी गुस्सा था, और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। और उसी दौरान जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ, उससे लेकर पूरा भारत है वो आक्रोशित था। इसी दौरान गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन किया। इस आंदोलन में पिता और पुत्र यानी मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया। 1921 में उन्हें बंदी बना लिया, क्योंकि 1921 में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और 6 माह का कारावास की दंड की सज़ा उनको दी गई। इस तरह उनको पूरे जीवन में टोटल 9 बार नज़रबंद किया, और अपने जीवन में वो 9 वर्ष से अधिक समय तक कारावास में रहे। यानी वो अपने जवानी के दिनों में, जब लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं, तो इन दिनों में उन्होंने जेल की हवा खाई। जो कुछ लोग कहते हैं कि नेहरू परिवार ने क्या किया, तो ये उनके लिए एक बड़ी मिसाल है कि उन्होंने अपनी जवानी है और अपना बुढ़ापा है, अपना बचपन है, वो देश के लिए लगा दिया। मोतीलाल नेहरू और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो असहयोग आंदोलन के पक्ष में नहीं, असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि 5 फरवरी 1922, संभवतः 1922 को 5 फरवरी थी शायद को, चोरी चोरी हत्याकांड हुआ। उसके बाद में शायद 12 फरवरी को गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता हिंसा के रास्ते पे चले। उन्होंने कहा था मेरे लिए हिंसा पहले है, मेरे लिए स्वराज है वो इंतज़ार कर सकता है, लेकिन मैं अहिंसा और सत्य को नहीं छोड़ूंगा। तो जब उन्होंने वापस लिया तो नेहरू जी और मोतीलाल जी नेहरू दोनों ने इसका विरोध किया, और कहा कि जब भारत है वो एकदम स्वतंत्रता के दवार पे खड़ा था, तो उस समय अपने कदम वापस खींच लेना गांधी जी का कोई अच्छा कार्य नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब गांधी जी ने कहा कि ऐसा करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उस समय एक तो भारत है वो हिंसा के रास्ते पे क्योंकि गांधी जी मानते थे कि भारत हिंसा के रास्ते पे जा रहा था, और असहयोग आंदोलन को चले हुए 2 वर्ष से ज़्यादा का समय
हो गया था, तो उनको लगा कि जनता का जोश भी ठंडा पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था। तो इसकी आलोचना नेहरू ने की। साथ ही साथ 1922 के बाद 1922 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन 1927 में हुआ, जो जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी में हुआ। तो वहाँ कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने भाग लिया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, साम्राज्यवाद विरोधी सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया। 1927 में वो रूस की यात्रा पे गए और वहाँ जाके उन्होंने रूस की प्रगति को देखा और उस प्रगति से प्रभावित होके उनको एक नई अंतर्दृष्टि लेकर वो भारत पहुँचे। क्योंकि आपको पता ही है कि वो समाजवाद से तो पहले ही प्रभावित थे, और जब उन्होंने 1917 में जब रूसी क्रांति हुई उसके तुरंत बाद इस तरह का विकास उन्होंने देखा 10 सालों में ही। जब रशिया की चमकती हुई सड़कों को देखा तो वो इसके प्रति और ज़्यादा आकर्षित हो गए और एक अंतर्दृष्टि के साथ यहाँ पहुँचे। इसी दौरान उन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1927 को किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। फिर 1928 को 1928 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन आया तो इसके विरोध में उन्होंने लाठियों के प्रहार को भी सहन किया, क्योंकि साइमन कमीशन है वो यूँ मानो कि 1920 के बाद में आगे की रणनीति तय करने के लिए साइमन कमीशन आया। उसमें सभी लोग थे वो विदेशी, 3 लोग विदेशी थे। तो इसका विरोध किया गया कि एक सब विदेशी लोगों का छोटा सा समूह भारत के आगे के रास्ते के बारे में कैसे संभावनाएं तलाश सकता है। इसलिए साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, काले झंडे दिखाए गए। और इसी आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय जी का भी निधन हो गया। तो इस पे भी जवाहरलाल नेहरू ने दुख व्यक्त करके और काफ़ी कुछ लाला जी के लिए बोला था कि हमारे उन लाला जी का साया उठना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति के समान है। उसके बाद 1929 लाहौर अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लखनऊ अधिवेशन के बाद में लाहौर अधिवेशन के बारे में ज़्यादा चर्चा की जाती है और उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और उसी का अधिवेशन का भाषण मैंने आपको थोड़ा पढ़ के सुनाया था। 1929 लाहौर अधिवेशन कई बार पूछ लिया जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता कहाँ की थी? लाहौर अधिवेशन में की थी। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, क्योंकि इसी अधिवेशन में औपनिवेशिक स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। यानी अभी तक है वो केवल अ, केवल वो केवल औपनिवेशिक स्वराज की मांग की जा रही थी। यानी हमें कुछ ही मामलों में आज़ादी चाहिए, स्वराज चाहिए था, स्वतंत्रता नहीं चाहिए थी। और यहाँ से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग दोहराई जाने लगी। यानी ये एक तरह से माइलस्टोन के रूप में उभर कर आया था। ये अधिवेशन काफ़ी भारत की स्वतंत्रता के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और 1930 में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराने का काम भी जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो यहीं से भारत में ने एक तिरंगा अपनाया था रावी, और 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस बनाने की घोषणा की थी। 1931 को उनके पिता का देहांत हो गया। यानी इस सिलसिले में जब वो भारत की सेवा कर रहे थे उस दौरान उनको पिता का शोक और पत्नी का शोक भी हुआ, लेकिन वो अपने इस यात्रा से या बिल्कुल भी हटे नहीं, डगमगाए नहीं। उन्होंने अपने पैर वापस नहीं खींचे और भारत की स्वतंत्रता में लगे रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में वो अग्रणी रहे। 1930
से जो 32 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी का जो दूसरा बड़ा आंदोलन था उसमें वो अग्रणी रहे। और इसी दौरान बिहार में भूकंप से पीड़ित जनता की सेवा 1936 में उन्होंने की और 1938 में राष्ट्रीय सेवा योजना समिति का अध्यक्ष उनको चुना गया। राष्ट्रीय सेवा योजना समिति का अध्यक्ष उन्हें 1938 में चुना गया। 1939 में वो चीन की यात्रा पर गए। 1940 में जब व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, महात्मा गांधी के आग्रह पर व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, तो शायद जवाहरलाल नेहरू पहले सत्याग्रही थे, दूसरे विनोबा भावे थे। यानी कि पहले सत्याग्रही खुद को बनाया, यानी व्यक्तिगत रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। 1945 में शिमला समझौता कि में वो शामिल हुए। शिमला समझौते दो हुए हैं, एक 1971 के करीब हुआ था। भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था उसमें शिमला समझौता हुआ था, और एक शिमला समझौता 1945 को हुआ था। तो ये आप देख लेना 1945 और 71 में क्या फ़र्क है। हम नेक्स्ट क्लासेस में इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी दौरान आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनका भी केस इन्होंने लड़ा था। स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे और 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना थी, उससे पहले क्रिप्स मिशन योजना आई थी, उसके बाद में 1946 को कैबिनेट मिशन योजना आई थी, जिसके तहत अंतरिम सरकार की प्रस्तावना बनाना या अंतरिम सरकार बनाई गई थी। तब वो गवर्नर जनरल की परिषद के उपाध्यक्ष भी बने थे और उन्हें परराष्ट्र विभाग यानी जो विदेश विभाग है उसका कार्यभार सौंपा गया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत में एक संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अंतरिम सरकार बनाई गई थी। जब तक भारत का संविधान नहीं बनता, जब तक भारत की स्वतंत्रता नहीं बनती, तब तक भारत है वो अंतरिम सरकार के अधीन रहेगा। तो परराष्ट्र विभाग इनके पास था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 याद कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। किसने किया? जवाहरलाल जी नेहरू ने किया। यानी उद्देश्य प्रस्ताव था कि हम भारत का जो संविधान बना रहे हैं, तो उसके जो प्रस्तावना थी उसको हम उद्देश्य प्रस्ताव बोलते हैं। प्रस्तावना का निर्माण इसी 13 दिसंबर को फाइनल रूप दिया गया था। 1947 आते आते जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का इन्होंने पद ग्रहण किया, और 27 मई 1964 तक जब वो स्वर्गलोक के लिए गमन कर गए तब तक इस पद पर बने रहे। यानी 1947 से 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विराजमान रहे। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले 2 शताब्दियों तक हमारा देश परतंत्र था, तो उसके सामने बहुत ज़्यादा चुनौतियां थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। लेकिन जवाहरलाल जी नेहरू ने उन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए देश को विकास की एक दिशा में दिखाई या एक दिशा की ओर ले गए। उन्होंने भारत में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया, राजनीति को स्थायित्व दिया, विदेश नीति यानी वो विदेश मंत्री भी थे भारत के और प्रधानमंत्री भी थे, तो विदेश नीति को एक नई दिशा दी। पंचशील जैसे सिद्धांत जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हम पढ़ेंगे, तो पंचशील जैसे सिद्धांतों का निर्माण किया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एशियाई अफ्रीका जागरण का शंखनाद किया। एशियाई अफ्रीका जागरण यानी एशिया के
और जो अफ्रीका के स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको स्वतंत्रता दिलाने में नेहरू का काफ़ी बड़ा योगदान रहा और एशियाई अफ्रीका एकता स्थापित करने में काफ़ी इन्होंने योगदान दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाताओं में शुमार थे, यहाँ सोमवार नहीं है, शुमार रहे, यानी भारत का जो विश्व को एक देन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसके जन्मदाता नासिर, नेहरू, टिटो 3 लोग थे, उनमें भी वो शुमार रहे। और इसी आंदोलन की वजह से आज विश्व है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गया है, क्योंकि उस समय शीत युद्ध चल रहा था। यूएसएसआर और यूएसए, या यूं कहें नाटो और वार्सा, या कहें कि 2 व्यक्तियों के बीच जो एक बड़ी लड़ाई चल रही थी, जो सिर्फ कागजी लड़ाई थी, वो कभी भी हथियारों की लड़ाई बन सकती थी। तो उसको वहीं रोकने का काम गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने किया। 1962 में इस आंदोलन की शुरुआत की गई और एक निर्गुट राष्ट्रों का एक संगठन बनाया और भारत की विदेश नीति, शांति की नीति को आगे बढ़ाया। तो ये था नेहरू के जीवन की छोटी सी यात्रा या बड़ी सी यात्रा को हमने छोटी कुछ ही पन्नों में समेटने की कोशिश की है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम, उनके द्वारा जो भारत के लिए योगदान है, उनको भुलाया नहीं जा सकता। उनके द्वारा लिखी गई कुछ कृतियों में हम उनके कुछ विचारों को ढूंढ सकते हैं। इम्पोर्टेंट कृतियाँ: द ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में उन्होंने ये किताब लिखी थी, बहुत ही अच्छी किताब है। विश्व इतिहास की एक झलक, द ग्लिम्प्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1934 में लिखी थी। बहुत बार इनकी किताबों के बारे में पूछा जाता है। एन ऑटोबायोग्राफी, मेरी आत्मकथा 1936 में इन्होंने लिखी थी। द यूनिटी ऑफ इंडिया 1941 में लिखी थी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1947 में उन्होंने इस किताब की, यानी भारत की एक खोज, 1947 में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और ग्लिम्प्स ऑफ हिस्ट्री भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। तो ये 2 तो आपको पता ही होनी चाहिए। और टुवर्ड्स फ्रीडम, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। आजकल नेट के पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो, यानी कि ये 2-3 किताबें सभी को पता होती है, लेकिन टुवर्ड्स फ्रीडम है वो 1941 में लिखी जवाहरलाल नेहरू की कृति थी, तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ऐसी ही किताबें लिखी जाती है। इसके अलावा उन्होंने काफ़ी और भी लिटरेचर लिखा है। उनके भाषणों को भी कुछ वॉल्यूम्स में डाला गया है। जवाहरलाल नेहरू स्पीचेज नाम से आती है, 4 वॉल्यूम है। और इनके द्वारा अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी को लिखे गए लेटर्स हैं, उनको भी एक किताब का बुक दिया गया है। तो लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर 1929 में लिखी थी इन्होंने। सोवियत रशिया 1928 में लिखी थी। वाइदर इंडिया 1933 में लिखी थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936 में लिखी थी, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। द क्वेश्चंस ऑफ लैंग्वेजेस 1937 में लिखी थी। तो ऐसी बहुत सारी किताबें इन्होंने अपने जीवन में लिखी, जिनसे हम उनके विचारों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या एक जगह एकत्रित करके हम आगे पढ़ेंगे। यानी उनके समाजवाद से संबंधित विचार, उनके लोकतंत्र से संबंधित विचार, उनके विदेश नीति से संबंधित विचार, अंतर्राष्ट्रवाद से संबंधित विचारों का अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद, और निवेदन शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब करने का मेरे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।